अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आप लोगों को हमने स्पेशल जो टॉपिक्स थे चैप्टर 1, 2, 3 तक के कराए थे और फिर मैंने कहा था कि अब एक आधा और चैप्टर में भी चीज़ें हैं छोटी मोटी, इनमें से ज़रा चीज़ें कम आती हैं लेकिन बहरहाल करनी ज़रूरी है। और साथ ही मैंने आपको कहा कि कम से कम फर्स्ट ईयर तक की चीज़ों का एक टेस्ट या कह लें असाइनमेंट या वर्कशीट टाइप की भी एमसीक्यूज की हो ताकि थोड़ा सा एमसीक्यूज का एक्सपोजर आए। तो वो मैंने अभी आपके ग्रुप में छान पटक के फर्स्ट ईयर के सिर्फ क्वेश्चन डाले हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप उसे ट्राई करें। उसके आंसर्स गिवन हैं, आप उसे पहले ट्राई करेंगे और जब तक हम आज के लेक्चर में और शायद एक आधा और लेना पड़े में वो जो बाकी फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी कर लें और फिर मैं उस क्वेश्चनर का जो मैंने आपको वर्कशीट दी है उसका फॉलो अप लूँगा। तो ऐसे नहीं छोड़ दूंगा, तो सब तक आप ट्राई करेंगे उसके बाद मैं इसका फॉलो अप लूँगा। तो अभी हम चैप्टर 3 तक की सारी एक्स्ट्रा चीज़ें कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 4 जो कि बॉन्डिंग का है, उसमें एक चीज़ है जो आपके, अच्छा ये बात भी आपको बता दें आपके इल्म में हो कि आपका जो सिलेबस नस्ट में फॉलो होता है वो फेडरल का है और वो भी रिड्यूस हुआ है थोड़ा सा। तो नॉर्मली जो चीज़ें फेडरल बोर्ड वाले पढ़ते थे उसमें से भी कुछ चीज़ें कम हुई हैं। तो जो खासतौर पर नस्ट वालों ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि दिस टेस्ट विल बी टेकन फ्रॉम दैट रिड्यूस सिलेबस ऑफ फेडरल बोर्ड। तो उसके हिसाब से ही मैं चल रहा हूँ इस वक्त। और अब वो जो टॉपिक है वो है, असल में हमारे यहाँ भी है लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा कम है, फेडरल बोर्ड में इसकी थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है। वो थी केमिकल बॉन्डिंग में जब हम मॉलिक्यूल्स के शेप्स पढ़ते हैं तो एक थ्योरी होती है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेसिक डेफिनेशन इसकी और इसके अंदर जो बेसिक टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वहां तक तो ये हमारे भी बोर्ड में है, हम भी पढ़ते हैं इसे, लेकिन फेडरल बोर्ड वाले इस थ्योरी को कुछ एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करके इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ते हैं और वो डिटेल कुछ ऐसी है कि उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा आपको बताऊं। तो अब सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड क्लियर कर दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है आयनिक बॉन्ड, ये चैप्टर पूरा जो केमिकल बॉन्डिंग का है इसे हम अपनी रेगुलर क्लास में जैसा हमारा प्लान है उसके हिसाब से तो हम इसे रिवाइज करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है फॉर दिस पर्टिकुलर फोरम इसमें हम खासतौर पर नस्ट के टॉपिक्स कर रहे हैं ताकि उनके टेस्ट से पहले कर सकें। तो इसलिए आपका ऑटोमेटिकली जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं वो खासतौर पर इसके लिए तो कुछ ना कुछ उन्हें खुद से पढ़ के भी बैठना है। अब बॉन्डिंग के चैप्टर में बेसिकली बॉन्ड उस फोर्स को कहते हैं जो दो एटम्स को आपस में जोड़ती है ताकि वो मॉलिक्यूल बना सके। तो दिस इज द फोर्स व्हिच कीप्स द एटम्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। तीन तरह के बॉन्ड्स थे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब एटम्स बॉन्ड बना लें तो अगला मरहला होता है कि वो जो बॉन्ड बनाते हैं तो उसके बाद उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है। यानी अगर आप गौर से बात को समझने की कोशिश करें, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ दो एटम हैं जिसको हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल, HCl मिसाल के तौर पर। अच्छा, इसमें एक एटम हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का, इनके शेप का कोई इशू नहीं है क्योंकि माशाल्लाह मैथ्स वाले हैं आप सारे, कि दो पॉइंट्स को जब भी आप मिलाएंगे इनकी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट शुड बी स्ट्रेट लाइन। तो HCl दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनको जब भी आप मिलाएंगे दैट्स अ लीनियर शेप, स्ट्रेट लाइन का, और वो शेप नहीं बनता। जब कोई ऐसा एटम आ जाए जिसमें दो से ज्यादा एटम हो, जब ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें दो से ज्यादा एटम हो जैसे कि वाटर, तो अब आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं। हो सकता है वाटर में हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम, ये तीनों एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हो सकता है ऑक्सीजन का एटम ऐसे हो, हाइड्रोजन का एटम ऐसे हो, ये टेढ़े से स्ट्रक्चर ऐसे बना दें। सो इस तरह अगर आप सोचें तो देयर आर मेनी अदर पॉसिबिलिटीज कि ये टेढ़े मेढ़े जितने भी स्ट्रक्चर बना दें। तो अब यहाँ क्वेश्चन आया नंबर 1 कि हमें ये पता लगाना है कि जिन मॉलिक्यूल्स में दो से ज्यादा एटम होते हैं वो कौन सा शेप हासिल करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा शेप हासिल करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्यों। यानी अगर मैं आपसे कहूँ पानी में तीनों एटम एक लाइन में ऐसे हैं तो आपका क्वेश्चन होगा क्यों ऐसे हैं, और अगर मैं उन्हें कहूँ नहीं पानी में तो ऐसे हैं तो आप पूछेंगे क्यों। तो जो भी वो शेप हासिल कर रहा है उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगी, और जो भी शेप वो नहीं हासिल कर रहे उसके पीछे भी कोई लॉजिक होगी।
तो हमने बॉन्डिंग की थ्योरीज असल में इस काम के लिए बनाई ताकि हम आपको ये समझा सकें कि मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड कैसे बनते हैं और उनकी क्या मॉलिक्यूल्स की शेप क्या और क्यों होते हैं। तो दो बड़ी थ्योरीज इस सिलसिले में होती हैं, एक कहलाती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक कहलाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चूंकि पूरी डिटेल्स हमारे अपने सिलेबस में भी है, इसलिए वो नस्ट और हमारी एक जैसी है। अलबत्ता एमओटी जैसे मैंने कहा हमारे पास थोड़ी और उनके पास ज्यादा है, तो इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया। तो ये एमओटी इज एन एब्रिविएशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जैसा कि इसमें नाम भी आ रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो द थ्योरी बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल का तो नाम हम सुनते रहते हैं, सेकेंड ईयर में भी सुना है। ऑर्बिटल वो इलाका है एक एटम के न्यूक्लियस के आसपास जहां इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेव एग्जिस्ट करती है, वो जगह कहलाती है ऑर्बिटल। अच्छा, एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का से मुराद है एक एटम का वो इलाका, उसके न्यूक्लियस के आसपास का वो इलाका जिसमें किसी एटम का इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? वो इलाका जो एक मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई के दरमियान होगा और जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है। तो मॉलिक्यूल चूंकि कम से कम दो एटम से मिलकर बनते हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल में एक नहीं एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो इस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम यूं डिफाइन करेंगे कि ये है 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियाई of molecule where the probability of finding an electron is maximum। अब जब ये बात हो गई कि मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल से मुराद होगा मॉलिक्यूल में वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन होने का चांस ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन चूंकि बहरहाल अपने न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, तो एटम में एक ही न्यूक्लियस होता है जिसके गिर्द वो घूमता है, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। इसके बहुत सारे सेंटर हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक से ज्यादा न्यूक्लियाई के अंडर में होता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द घूम सकता है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट, जिससे हमारा मसला आगे बढ़ेगा, वो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन की गैसीय वो जो वेव वाली प्रॉपर्टीज है ना, उनको बहुत अहमियत देते हैं। तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने कैसे? तो उन्होंने कहा जब दो एटम्स आपस में बॉन्डिंग करने आते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके नतीजे में एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने लिए नई जगह बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दरअसल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बना है और इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सन से बना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वालों ने कहा चूंकि इलेक्ट्रॉन तो वेव है, और वेव्स अगर आपस में मिलती हैं, तो फिजिक्स वालों ने ये बात फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई है आपको कि जब वेव्स आपस में मिलती हैं तो उनका मिलना कहलाता है इंटरफेरेंस। तो वेव के दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। अब याद आना चाहिए हमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में दो वेव्स एक दूसरे में एड अप होती हैं और डबल वेव बना देती हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सूरत में दोनों वेव एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देती हैं और वेव खत्म हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ भी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। जो मॉलिक्यूल के आसपास इलाका होता है उसमें एक रीजन ऐसा बनता है जहां अगर इलेक्ट्रॉन की वेव गई तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। मैं और डिटेल बता दूं, आपको शायद और अच्छी तरह याद आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त ये होती थी कि दो वेव्स एक दूसरे से इस तरह मिलें कि एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से या एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मैच कर जाए।
तो अगर दो वेव्स ऐसे मिलेंगी तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और अगर ऐसे मिलेंगी कि जहां एक का ट्रफ आ रहा हो और दूसरे का क्रस्ट आ जाए तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो अब जिस जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त पूरी हो रही है वो जगह कहलाती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उस जगह जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। और जिस जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पूरी हो रही है कि वेव अगर वहां टकराएंगी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो वो कहलाएगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह कॉन्सेप्ट ये बना कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं वो दो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को सपोर्ट करके डबल वेव बनाते हैं या पेयर बनाकर बॉन्डिंग कर लेते हैं, और एक जहां वो एक दूसरे को रिपेल करके बॉन्डिंग को अपोज करते हैं, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। तो अब दीगर फीचर्स क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की? इट्स एनर्जी is less than atomic orbitals from which it is formed। और ये है its energy is greater than atomic orbitals from which it is formed। तो इसका मतलब दो बातें अब आपको समझ आ रहे हैं कि हमारा एक अजम्पशन ये है इस थ्योरी में कि जब दो एटम आपस में बॉन्डिंग के लिए आते हैं और उनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आते हैं, तो इस थ्योरी के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म हो जाते हैं और उसकी जगह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और उसकी क्या लॉजिक होती है कि जिस जगह एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे वहां मॉलिक्यूलर और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और जिस जगह वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे वहां एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसका मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में बॉन्डिंग करने के लिए आए तो उनकी जगह दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा है। ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अब इस अजम्पशन से यहाँ तक तो हमारे यहाँ भी है, यहाँ तक की सारी बातें कराची बोर्ड में भी हैं। अब जो बात एक्स्ट्रा है पंजाब बोर्ड में, ये सब बताना जरूरी था, मैं दूसरे से शुरू करता, आप में से किसी को भी कुछ याद नहीं था, तो अब हम बताते हैं वो एक्स्ट्रा इनका। हमारा अगर कराची बोर्ड में हम यहाँ पर कहते बस आपको एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, एक एंटी बॉन्डिंग की, बस इतना ही है। अब इनके यहाँ क्या एक्स्ट्रा आ गया? इन्होंने कहा कि हम अब इस आइडिया की मदद से समझाएंगे कुछ मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड कैसे बनते हैं। मसलन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना, उसमें दो हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी क्या लॉजिक है, कैसे बना, कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन के दो एटम आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये बात एमओटी वाले कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो एमओटी वाले हर मॉलिक्यूल के बॉन्ड को समझाने के लिए एक एमओटी डायग्राम बनाते हैं। वो एमओटी डायग्राम एनर्जी डायग्राम होती है। कैसे होती है देखिए, ऐसे होती है। मुझे हाइड्रोजन के दो एटम्स ने मिलकर H2 मॉलिक्यूल बनाया, ये एमओटी से समझाना है। तो इसके लिए हम एक हाइड्रोजन की एनर्जी लाइन बनाएंगे, ये समझिए वाई एक्सिस की तरह एक लाइन बना दी, और ये एक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करती है, एक हाइड्रोजन के की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो इस लाइन में जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये एक हाइड्रोजन है। अच्छा, इसी तरह का दूसरा हाइड्रोजन भी है, ये दो ने बॉन्ड बनाना है ना आपस में, तो ये उसकी एनर्जी लाइन है, बिल्कुल वैसी बना दी। अच्छा, अब जब हाइड्रोजन के एटम अकेले होते हैं तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन उनके 1s ऑर्बिटल में होता है।
तो ये लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल मैंने यहाँ शो कर दिया और उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी शो कर दिया। अच्छा, अब ये मैंने तकरीबन बीच में शो किया है। एक तरह से मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ कि इस हाइड्रोजन के पास जो 1s ऑर्बिटल है वो एनर्जी के एतबार से इस लेवल पर है। अच्छा, जिस लेवल पर इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, दूसरा राइट साइड वाला भी एग्जैक्टली उसी जगह होगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तो दोनों के 1s ऑर्बिटल बिल्कुल एक हाइट पर है। ठीक है। अच्छा, अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जैसे ही दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आए, ये ऑर्बिटल जो एनर्जी के एतबार से बराबर थे दोनों हाइड्रोजन में, ये खत्म। इन दोनों ने मिलकर दो नए ऑर्बिटल बना दिए और इस तरह बनाए हैं कि उनमें से एक ऑर्बिटल की एनर्जी इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के मुकाबले में कम है और एक की एनर्जी इससे ज्यादा है। तो ये कम वाली हो गई, ये एक ऑर्बिटल बन गया रिलेटिवली कम एनर्जी पर, और दूसरा ऑर्बिटल बनेगा रिलेटिवली ज्यादा एनर्जी पर। वो ये बन गया जनाब। इस तरह पुराने दो ऑर्बिटल्स की जगह अब ये नए दो ऑर्बिटल्स बन गए। बस फर्क क्या है, पुराने ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर थी, यहाँ एक की कम है और एक की ज्यादा है। जिसकी कम है वो कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग है इसलिए ऐसे सिग्मा का निशान बनता है। और जो ऊपर चला गया वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसमें हम सिग्मा बनाकर उसके ऊपर ऐसे स्टार बना देते हैं। अब हम बताएंगे ये कि देखिए आपके पास एक अफबाउ प्रिंसिपल तो इस साल भी पढ़ा है आपने, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन अपने आप को फिलअप करते हैं इस तरह के, पहले लोअर एनर्जी को भरते हैं फिर हायर को। बॉन्ड बनाने से पहले दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अब जब बॉन्ड बन रहा है तो उनके पास नए दो ऑर्बिटल आ गए और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोनों एटम्स के मिला के दो। तो अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी लेवल बनना चाहिए फिर हायर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में गए यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब इनकी बारी है हायर ऑर्बिट यानी एंटी बॉन्डिंग के, मगर इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब है जब हाइड्रोजन के दोनों एटम अलग अलग थे तो दोनों का इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले ऑर्बिटल में था। जब दोनों मिले तो इस बात की वजह से कि नए ऑर्बिटल बन गया और उनमें से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए। ठीक है। अच्छा, ये हो गई इसकी डायग्राम। अब ये बताना है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं। तो इसका फॉर्मूला है, कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। यानी आपने डायग्राम से जरा गिन के दिखाइए कि हाइड्रोजन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपने कहा 2 हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, आपने कहा 0 है, और 2 से डिवाइड कर दें तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आया 1। इसका क्या मतलब हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 1 होने का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन। यानी ये जो थ्योरी है ये उस ड्रामेबाजी पे यकीन नहीं रखती कि एलिमेंट नोबल गैस बनाने के लिए अपनी बॉन्डिंग करते हैं और उससे वो स्टेबल हो जाते हैं, ये नहीं। ये लॉजिकल बात सिर्फ एक है, जिसकी एनर्जी कम वो चीज स्टेबल, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो चीज अनस्टेबल। और इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं अगर दोनों हाइड्रोजन एटम अकेले होते तो दोनों की एनर्जी 1s होती, जो कि जरा ज्यादा है। मिलने से फायदा ये हुआ कि उन्होंने एक नया ऐसा ऑर्बिटल बना लिया जो एनर्जी के एतबार से उनके एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम एनर्जी रखता है। तो दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल की हालत में ये ज्यादा स्टेबल है और अकेले नहीं है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में, अब तो डायग्राम तो नहीं बनवाएगा ना आपसे, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसी से अब एक और एग्जांपल,
और अब हम ये साबित करेंगे कि जिस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, हीलियम हीलियम के साथ मिलकर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। वो नोबल गैस, कहते हैं नोबल गैस से बॉन्डिंग नहीं कर सकती। तो भाई क्यों नहीं कर सकती बॉन्डिंग? एमओटी बताएगी उसकी बॉन्डिंग क्यों नामुमकिन है। सेम डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या हीलियम और हीलियम मिलकर He2 मॉलिक्यूल ना बना लें। इनसे को बनाए। इसके लिए अब हमने कहा बिल्कुल इसी तरह चलते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एनर्जी लाइन है और ये किसकी है? ये हीलियम के एक एटम की है। फिर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जनाब इधर, और ये किसकी है जनाब? ये हीलियम के दूसरे एटम की है। दोनों एटम्स में 1s ऑर्बिटल है, एक ही हाइट पर होगा, दोनों एक जैसे एटम है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होने का मतलब है इसके दोनों के ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन है। ये भी 1s, ये भी 1s। जैसे ही दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आए, जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया है, दोनों मिलकर बनाते हैं एक अदद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक अदद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना? तो एक बनता है यहाँ और एक बनता है यहाँ। एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। अब आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। एक हीलियम के पास है, दो एक हीलियम के पास है, चार है। अफवाह प्रिंसिपल के मुताबिक पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भरेगा, भर दिया। मगर अब इसके पास दो और भी इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार है, तो बाकी दोनों एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। ये होगी इसकी सूरत है। तो अब हमने कहा आइए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। वो कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हमने कितने इलेक्ट्रॉन देखे? नजर आ रहे हैं, दो हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? वो भी दो हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो 2 - 2 0। तो किसी भी चीज से डिवाइड कर लें, आंसर 0 आएगा। 0 का मतलब है नो बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन हीलियम एटम्स। ये है जनाब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका, और कुछ एग्जांपल्स भी हमने कर दी जिससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्लियर हो रहा है। चैप्टर 4 में ये हमारा वो टॉपिक हुआ जो फर्स्ट ईयर के कराची बोर्ड में नहीं है। इसी चैप्टर से और इससे अगले चैप्टर से, यानी अगला चैप्टर कौन सा? एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स वाला, जिसमें हम पढ़ते हैं हेसिस लॉ। और ये चैप्टर जो उस वक्त बॉन्डिंग का, इन दोनों का एक कंबाइंड टॉपिक है जो कहलाता है बॉन्ड हैवर साइकिल। दिस कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन हेसिस लॉ। तो इसका ताल्लुक चैप्टर 5 से हो गया। एंड इज फॉर calculating lattice energy of given। तो ये कैलकुलेशन जो है ये बेस करती है किस बात पर? ये बेस करती है
हेसिस लॉ पर, तो थोड़ी सी बातें ये याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद फॉर कैलकुलेटिंग लेटेस एनर्जी, अब लेटेस एनर्जी की टर्म हमने केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ी है और हेसिस लॉ चैप्टर 5 में पढ़ा है, तो ये दोनों का कंबाइंड टॉपिक है। तो दोनों की पहले छोटी सी ब्रीफिंग और फिर हम इस टॉपिक के बारे में बता दें क्या है ये। तो सबसे पहले लेटेस्ट एनर्जी का नंबर आता है। जो अभी बात हमने आपसे कही जिसके मुताबिक दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो मॉलिक्यूल बना सकें, तो बॉन्ड बनाने के हमने आपको 3 तरीके बताए, या 3 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। इसमें से जो आयनिक बॉन्ड है आपको भी याद आएगा, आयनिक बॉन्ड बनता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अदर एटम्स। एक बात, दूसरी बात ये है कि इस ट्रांसफर में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हर स्टेप के दौरान एनर्जी चेंज होती है। याद रहे, बॉन्ड मेकिंग, जब भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और अगर दो चीजों के दरमियान आप बॉन्ड ब्रेक करें तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब अगली बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है, बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक and bond breaking is endothermic। जब एक रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हो और हम उसका कंबाइन एनर्जी चेंज निकालना चाहें तो हम हेसिस लॉ इस्तेमाल करते हैं। हेसिस लॉ हमें ये कहता है कि रिएक्शंस की एनर्जी चेंज, हर रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज आती है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप वो रिएक्शन एक स्टेप में करा रहे हैं या 10 स्टेप्स में, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप रिएक्शन की इनिशियल स्टेट क्या ले रहे हैं और फाइनल क्या। तो हम इस हेसिस लॉ की मदद से करते ही हैं कि अगर किसी रिएक्शन की एनर्जी चेंज हमें डायरेक्ट ना मिल पा रही हो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, तो हम उसके स्टेप्स की एनर्जी चेंज को एड अप करके वो निकाल लेते हैं। तो हमने इसके न्यूमेरिकल नॉर्मल करते हैं और हम अभी भी करेंगे चैप्टर 5 में। एक इसकी एप्लीकेशन ये है कि जो लेटेस्ट एनर्जी होती है इसकी एनर्जी निकालने के लिए भी हम हेसिस लॉ यूज करते हैं, और जो लॉजिक यूज होती है उसको बॉर्न हाइबर साइकिल, दो और साइंसदान है बॉर्न और हाइबर साइकिल, बॉर्न और हाइबर जो है दो साइंसदानों के नाम पे, उनके नाम पे रख दिया है। तो अब समझने की जरूरत है कि लेटेस्ट एनर्जी क्या है और इसे कैलकुलेट करने के लिए हेसिस लॉ कैसे यूज होता है। तो आइए हम जरा गौर करें कि आयनिक बॉन्ड में कितने स्टेप्स होते हैं। बात यह है कि आयनिक बॉन्ड में स्टेप नंबर 1, चूंकि मैंने आपसे हम इसको कैसा कर लेते हैं कि हम हिसाब लगाते हैं फॉर दी लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, एनर्जी इवॉल्व व्हेन 1 mole of ionic compound is formed by its gaseous ions। तो जब अपने गैसियस आयन से 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है तो जो एनर्जी इवॉल्व होती है इसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो अगर सोडियम क्लोराइड के लिए आपने निकालना है तो सोडियम का गैसियस कैटाइन, क्लोराइड का गैसियस एनाइन, ये मिलते हैं तो ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है तो जाहिर सी बात है उसे माइनस से जाहिर करेंगे और उसे कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। ऐसे लिख सकता हूँ, LE स्टैंड्स फॉर लेटेस्ट एनर्जी, आसान सिंबल रखते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि ये स्टेप कैलकुलेट नहीं हो सकता एक्सपेरिमेंटली, यानी हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट आइंस तो मौजूद नहीं है कि हम ये हिसाब लगाएं कि जब सोडियम का कैटाइन और एनाइन मिला था तो कितनी एनर्जी निकली। तो हम इस एनर्जी को निकालने के लिए क्या करते हैं कि हेसिस लॉ यूज करते हैं। हेसिस लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में
जो अगर कोई भी रिएक्शन हम डायरेक्टली एक स्टेप में कराएं या इनडायरेक्टली बहुत सारे स्टेप्स में कराएं, दोनों तरीकों से जो है वो इंथैल्पी चेंज बराबर रहती है, और इसकी मदद से हम अननोन रिएक्शंस की इंथैल्पी चेंज निकालते हैं। तो अब इसकी निकालने के लिए हमें किन की बातों की जरूरत है, आइए देखें। इंथैल्पी चेंज के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं बजाय कैटाइन और एनाइंस के डायरेक्ट सोडियम को सॉलिड हालत में लूं और क्लोरीन को उसकी नॉर्मल गैसियस हालत में लूं, ताकि इन दोनों को मिलाने से 1 मोल सोडियम बन जाए। तो ये डायरेक्ट सोडियम सॉलिड लिया, क्लोरीन गैस ली, दोनों को मिला के सोडियम क्लोराइड बनाया, तो हम नोटिस करते हैं कि जो एनर्जी इवॉल्व होती है वो कहलाती है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। दिस हीट ऑफ फॉर्मेशन शुड बी सिंबलाइज्ड एज एफ। मैंने इसका सिंबल लग दिया एफ, अभी वैल्यू के चक्करों में क्या माना एफ। अच्छा, अब स्टेप्स इस रिएक्शन के क्या है। स्टेप 1, आपके पास सोडियम था, बाकायदा आप चाहे तो हेडिंग भी डाल दें, ये कहलाता है सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, यानी आप सोडियम के सॉलिड सोडियम को हीट करके गैस में कन्वर्ट करेंगे। सोडियम लिक्विड बनेगा फिर गैस बनेगा, लेकिन चूंकि हम इस प्रोसेस में बीच में गैस वाले को लिफ्ट ही नहीं करा रहे, हम कह रहे हैं पूरा हिसाब लगाइए सॉलिड से गैस बनाने में क्या लगा, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। तो अब इसके लिए जो एनर्जी है वो हमें देनी पड़ेगी। दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये ऊपर वाला एक्सो है, तो वहां पर आप माइनस लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने कहा कि ये प्लस में है और ये एनर्जी कहलाती है सब्लिमेशन एनर्जी, तो इसका नाम लग दिया एस। एस फॉर सब्लिमेशन, भूल ना जाए आप। एफ फॉर फॉर्मेशन, ऊपर में तो मैंने लिख ही दिया था। अच्छा, अब आइए दूसरा स्टेप। जब सोडियम का गैसियस एटम बन जाता है तब उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करें ताकि वो अपना कैटाइन बनाए। तो किसी गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर उसे कैटाइन में कन्वर्ट करना हो तो ये प्रोसेस कहलाता है आयोनाइजेशन, और जो एनर्जी है वो कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो दिस इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक हो गई बात। ये दूसरा स्टेप हो गया। सोडियम का कैटायन तैयार हो गया गैसियस, यानी अगर आप हमारी ऊपर वाली इक्वेशन देखें तो हमारा एक खिलाड़ी तैयार हो गया है। अब क्लोरीन की बारी। तो अब क्लोरीन के लिए सबसे पहले है डिसोसिएशन ऑफ Cl2। तो अब Cl2 के मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन से बनते हैं 2 क्लोरीन, और ये एनर्जी कहलाती है डिसोसिएशन एनर्जी, डी लिखते हैं। अच्छा, अब मुझे क्लोरीन का एक एटम चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को हाफ कर दूं, तो जो एनर्जी होगी डिसोसिएशन एनर्जी वो भी हाफ हो जाएगी, ऐसे हो गई। ठीक है, अब आया चौथा स्टेप। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्लोरीन। तो क्लोरीन के एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन का एनाइन बना दिया, और अब जो एनर्जी है वो पहली दफा ऐसा होगा, ये भी एनर्जी हमने दी है, सो दिस इज प्लस ना। पहली दफा ऐसा होगा कि हम एनर्जी हमें इवॉल्व होके मिल रही है इन स्टेप्स में, और ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक हो गई बात। तो ये अब आप पीछे जरा देखिए, आपका दूसरा खिलाड़ी भी तैयार हो गया, क्लोरीन का एनाइन इन गैसियस फेज। अभी दोनों मिलेंगे और सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, ये है स्टेप, यानी जो हमें लेटेस्ट एनर्जी चाहिए थी वो आ गया। तो अब 5वें नंबर पर है
फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड। अब ये सारे आयंस यानी सोडियम का गैसियस आयन और क्लोरीन का गैसियस आयन मिलकर बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, और ये एनर्जी है लैटिस एनर्जी। है ना, और ये लैटिस एनर्जी इवॉल्व होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम सारे स्टेप्स की एनर्जी कैसे एक दूसरे से रिलेट करेंगे। अब आप यूँ समझ लीजिए कि हमें ये है फॉर्मेशन की एनर्जी, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस, सोडियम क्लाइड सॉलिड बनाते हैं, ये उसके 5 स्टेप हैं। तो 1 2 3 4 5 पांचों स्टेप्स को जमा कर दें तो ये स्टेप बनता है। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी कि डेल्टा एच एफ, इसको हमने कैपिटल एफ कहा था तो हम वही सिंपल एफ यानी लेटेस्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर है किसके, फर्स्ट स्टेप सब्लिमेशन एनर्जी, सेकेंड स्टेप आयनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड स्टेप डिसोसिएशन एनर्जी, फोर्थ स्टेप ये माइनस में होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लास्ट स्टेप लैटिस एनर्जी। तो अब अगर इनमें से हमें हर स्टेप की एनर्जी मालूम है और सिर्फ लैटिस एनर्जी की नहीं मालूम है, तो मेरे ख्याल में आप बाकी सबकी वैल्यू पुट करके लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब ये कैलकुलेशन तो नहीं करवाएंगे आपसे, इस पूरे टॉपिक में ये जो स्टेप्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये स्टेप्स आपसे किसी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड हाइड्रोसाइक्लिक। हमने नहीं पढ़ा था, हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है, इसलिए अहम बात हो गई। अब चैप्टर नंबर 4 भी भुगत गया, 5 भी भुगत गया। ये टॉपिक बेसिकली 5 4 दोनों से रेलेवेंट है। 6 में मैंने पहले भी कहा था कोई हमारे से हट की चीज नहीं है, 8 में हमसे हट के कोई चीज नहीं है। रह गया 7 में एक टॉपिक है जो कहलाता है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ का एक टॉपिक अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, और अपना क्वेश्चन भी जो इतना बड़ा नहीं है, तो इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन हमने आपको असाइनमेंट दिया ये भी सॉल्व करेंगे, और फिर ये इत्मीनान होगा कि कम से कम फर्स्ट ईयर में कोई नई चीज हमें नहीं पड़ी। ठीक है ना, और जब हम उन चीजों के क्वेश्चंस करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़े थे या अभी फिलहाल रिवाइज नहीं है, तो वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो उनके बारे में भी आपको ब्रीफ करते जाएंगे। इस तरह शॉर्टकट में हमारी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी, तो फिर हम सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे। तो अभी नेक्स्ट टाइम अगर हम में से कोई बच्चा ये कोशिश कर देखे कि वो चैप्टर 7 को, सॉल्यूशंस के चैप्टर को पढ़े और राउट्स लॉ पढ़ ले, अच्छा है, वरना कम से कम अपने हिस्से का पढ़ ले, तो उसे बातों को समझने में आसानी हो जाएगी। स्लाइड्स में भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। थैंक यू।